दिल्ली के थाना कमला मार्केट के थाना प्रभारी सुनील कुमार ढाका के सरकारी मोबाइल फोन पर लगातार ऐसी कॉल्स आ रही थीं, जिसमें फोन करने वाला अपने बारे में कुछ न बताकर उनसे ही पूछता था कि आप कौन हैं और कहां से बोल रहे हैं। जब वह उसे अपने बारे में बताते तो फोन करने वाला तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर देता। शुरुआत में तो वह यही समझ रहे थे कि शायद किसी से गलत नंबर लग जा रहा है, पर जब रोजाना ही अलग अलग नंबरों से ऐसी कॉल्स आने लगी तो उन्हें शक हुआ, क्योंकि फोनकर्ता पुलिस का नाम सुनते ही फोन काट देता था। वह यह जानना चाहते थे कि आखिर फोन करने वाला कौन है और वह चाहता क्या है, क्योंकि एक ही फोन पर लगातार रॉन्ग कॉल आने की बात गले नहीं उतर रही थी। इसके बाद उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आई तो उन्होंने फोन करने वाले से झूठ बोलते हुए कहा, मैं अशोक बोल रहा हूं, आप कौन हैं और किससे बात करनी है। जी, मैंने जीबी रोड फोन मिलाया था, उसने कहा। जीबी रोड दिल्ली का बदनाम रेड लाइट एरिया है, लेकिन अब इसका नाम बदलकर श्रद्धानंद मार्ग हो गया है। यहाँ पर मशीनरी पार्ट्स का बड़ा मार्केट है और उन्हीं दुकानों के ऊपर तमाम कोठे हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में वेश्याएं धंधा करती हैं। रोड का नाम कागजों में भले ही बदल गया है, लेकिन लोगों की जबान पर आज भी जीबी रोड ही रटा हुआ है। जैसे ही उस आदमी ने जीबी रोड का नाम लिया, थाना प्रभारी उसके फोन करने का आशय समझ गए। वह बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, आपने सही जगह नंबर मिलाया है, मैं वहीं से बोल रहा हूं। बताइए किस लिए फोन किया है। मैं वहां पूरी रात एंजॉय करना चाहता हूं, कितना खर्च आएगा, उसने पूछा। इस बात पर थाना प्रभारी को गुस्सा तो बहुत आया कि वह पुलिसिया भाषा में उसे सही खुराक दे दें, लेकिन उन्होंने गुस्सा जाहिर करना उचित नहीं समझा। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, आप यहाँ आ जाइए, जिस लड़की को पसंद करेंगे उसी के हिसाब से पैसे बता दिए जाएंगे। आप जब यहाँ आएंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि खुश होकर ही जाएंगे। आप यहाँ मार्केट में आने के बाद मेरे इसी नंबर पर फोन कर देना, मैं किसी को भेज दूंगा। इतना कहकर थाना प्रभारी ने उससे पूछा, वैसे एक बात यह बताओ कि मेरा यह नंबर आपको कहाँ से मिला। यह नंबर एक सेक्स साइट पर था। मैं जीबी रोड की एक वीडियो देख रहा था, उसी में यह फोन नंबर था, वहीं से लेकर मैं आपको फोन कर रहा हूं, उस आदमी ने कहा। सेक्स साइट पर पुलिस का फोन नंबर होने की बात पर थाना प्रभारी चौंके। जब नंबर वहां है तो ऐसे ही लोगों के फोन आएंगे। चूंकि उनकी फोन पर बातचीत जारी थी, इसलिए उन्होंने कहा, मैं तो यह सोच रहा था कि यह नंबर हमारे किसी कस्टमर ने आपको दिया होगा। नहीं, कस्टमर ने नहीं दिया, सेक्स साइट से ही लिया है, उसने कहा। कोई बात नहीं, आप जब आए तो मुझे बता देना, अच्छी व्यवस्था करा दूंगा, उन्होंने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इस तरह के फोन कॉल से थाना प्रभारी परेशान थे। इससे बचने के दो ही रास्ते थे। पहला यह कि वह अधिकारियों से बात कर इस नंबर के बदले कोई दूसरा नंबर ले लें, और दूसरा यह कि जिस सेक्स साइट पर उनका यह नंबर डाला गया है वहां से यह नंबर हटवा दें। इंटरनेट पर सेक्स से संबंधित तमाम साइटें हैं। यह फोन नंबर पता नहीं किस साइट पर है। फिर भी थाना प्रभारी ने गूगल पर कई साइट्स खोजी, लेकिन उन्हें अपना नंबर नहीं मिला। जिस फोन नंबर से उनके पास फोन आया था, उन्होंने उसी नंबर को रिडायल किया, पर वह नंबर स्विच्ड ऑफ पाया गया। उन्होंने सोचा कि अब की बार इस तरह का किसी का फोन आएगा तो उससे साइट का नाम भी पूछ लेंगे। 19 नवंबर 2017 को भी थाना प्रभारी अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी सुबह करीब 8:45 बजे उनके मोबाइल पर किसी ने फोन करके पूछा, क्या आप जीबी रोड से बोल रहे हैं। यह सुनकर थाना प्रभारी झुंझलाए, लेकिन खुद पर काबू पाते हुए उन्होंने फोन करने वाले से कहा, हाँ, मैं वहीं से बोल रहा हूँ। कहिए, कैसे याद किया। दरअसल बात यह है कि मेरे पास एक न्यू ब्रांड टैक्सी है, मैं उसे बेचना चाहता हूं, उस आदमी ने धीरे से कहा। चूंकि जीबी रोड थाना कमला मार्केट इलाके में ही है, यहाँ पर टैक्सी धंधा करने वाली महिला को कहते हैं, इसलिए वह समझ गए कि यह किसी लड़की का सौदा करना चाहता है।
जो लड़की या महिला यहाँ लाई जाती है वह यहीं की होकर रह जाती है। उस आदमी की बात से लग रहा था कि वह इस क्षेत्र का पुराना खिलाड़ी है, क्योंकि वह कोड वर्ड का प्रयोग कर रहा था। उस लड़की की जिंदगी बचाकर थाना प्रभारी उस गैंग तक पहुंचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, यह बताओ कि टैक्सी किस हालत में है। एकदम न्यू ब्रांड है। बस यह समझ लो कि वह अभी सड़क पर भी नहीं उतरी है। उसने कहा, वह केवल 15 साल की है। 15 साल की है तो उसे जरूर प्रेमजाल में फांस कर या नौकरी के बहाने लाया गया होगा। उसकी नीयत को भांपकर थाना प्रभारी ने उससे बातचीत जारी रखी। ठीक है, हम उसे खरीद लेंगे। कितने रुपए देंगे उस टैक्सी के? वह बोला। देखो भाई, हम बिना देखे उसके दाम कैसे बता सकते हैं। अच्छा, यह बताओ कि वह है कैसी? आप हमें उसके फोटो वगैरह दिखाइए, उसके बाद ही बताया जाएगा। वह एकदम स्लिम है और लंबाई करीब 5 फुट है। उसने बताया, मैं उसके फोटो भी दिखा दूंगा। कोई लफड़ा तो नहीं होगा? लफड़ा किस बात का? देखो, तुम्हें बेचना है और हमें खरीदना, तो इसमें लफड़े की कोई बात ही नहीं है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी तरह वह लड़की अपने घर वालों को फोन न कर पाए। अगर उसने फोन कर दिया तो हम दोनों ही फंसेंगे, उसने आशंका जताते हुए कहा। यहाँ आने के बाद किसी का भी घर लौटना मुमकिन नहीं होता। और तो और बाद में जब तुम भी यहाँ आओगे तो वह तुम्हें भी यहाँ नहीं दिखेगी, थाना प्रभारी ने कहा। तुमसे मिलने मैं आ जाऊंगा, तभी बात करते हैं। ठीक है, आ जाना, पर तुम यहाँ कोठे पर मत आना, क्योंकि इस तरह के सौदे बाहर ही होते हैं। दूसरी जगह कहाँ मिलना है, इस बारे में हम फोन करके तय कर लेंगे, थाना प्रभारी ने कहा। इस पूरी बातचीत में थाना प्रभारी सुनील ढाका ने यह जाहिर नहीं होने दिया कि वह पुलिस अधिकारी हैं। वह कोठों के दलालों की स्टाइल में ही बात करते रहे। इसके बाद भी उस दिन 3 से 4 बार उसी आदमी ने फोन कर इस संबंध में बात की। इस बातचीत में उसने तय कर लिया कि कल वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आएगा और वहां बैठकर आपस में बात की जाएगी। ठीक है, तुम वहां आ जाना। मैं 2 लड़कों गुलाब और सुंदर को भेज दूंगा। लड़की का फोटो वगैरह देखकर वे डील फाइनल कर लेंगे। इसके बाद तुम लड़की ले आना और वहीं हम तुम्हें पैसे दे देंगे, थाना प्रभारी ने कहा। इसी के साथ उन्होंने गुलाब का फोन नंबर भी उसे दे दिया। थाना प्रभारी ने इस मामले की जानकारी एसीपी अमित कौशिक और डीसीपी मंजीत सिंह रंधावा को दे दी। मामला एक लड़की की जिंदगी उजड़ने से बचाना था, इसलिए डीसीपी ने कहा कि वह बातचीत में एहतियात बरतें। लड़की बेचने वालों को किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो सकती है। डीसीपी के निर्देश के बाद सुनील कुमार ढाका ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई जिससे उनके पास लड़की का सौदा करने वाले का फोन आया था। उस फोन की लोकेशन गुड़गांव की आ रही थी। 20 नवंबर को थाना प्रभारी उस आदमी से फोन द्वारा संपर्क में रहे। उसने बताया कि वह दिल्ली के लिए मेट्रो से चल पड़ा है। शाम 4, साढ़े 4 बजे तक वह नई दिल्ली पहुंच जाएगा। ठीक है, तुम नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पहुंचो, मेरे दोनों लड़के गुलाब और सुंदर वहां पहुंच जाएंगे। तुम उनसे बात कर लेना, थाना प्रभारी ने कहा। थाना प्रभारी ने उसे अपने कांस्टेबल गुलाब का फोन नंबर दे दिया था, इसलिए वह गुलाब के संपर्क में आ गया। उसने बताया कि वे 2 लोग आ रहे हैं और शाम 4:30 बजे मेट्रो के गेट नंबर 4 के बाहर मिलेंगे। कांस्टेबल सुंदर और गुलाब मेट्रो के गेट नंबर 4 के बाहर खड़े हो गए। मेट्रो ट्रेन से उतरने के बाद उस आदमी ने गुलाब से बात की तो गुलाब ने बताया कि वह मेट्रो के गेट नंबर 4 पर खड़ा है। कुछ देर बाद वहां 2 युवक पहुंचे। उन्होंने अपने नाम अमर और रंजीत बताए। अमर गुलाब से बातें करने लगा और रंजीत वहां से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। अमर ने अपने मोबाइल फोन में उस लड़की की फोटो गुलाब को दिखाई जिसका सौदा करना था। 15 साल की वह लड़की वास्तव में खूबसूरत थी। अमर ने उस लड़की के 3.5 लाख रुपए मांगे। 3.5 लाख तो बहुत ज्यादा है। मैं कल ही बंगाल से 70 से 70 हजार में 2 लड़कियां लाया हूं। भाई, जो मुनासिब है ले लो, गुलाब ने कहा। देखिए,
मेरे पास इसके अलावा 5 लड़कियां और हैं। अगर सही पैसों में तुमसे डील हो जाती है तो सारी की सारी तुम्हें ही दे दूंगा, अमर ने कहा। हमारे पास भी ऑल इंडिया से लड़कियां आती हैं। हमारे आदमी हर स्टेट में हैं। वे हमसे जुड़कर मोटी कमाई कर रहे हैं। तुम भी ऐसा कर सकते हो। दोनों ही तरफ से लड़की का मोलभाव होने लगा। अंत में बात 2,30,000 रुपए में तय हो गई। अमर ने कहा कि वह लड़की को यहीं ले आएगा और किसी बहाने से उसे छोड़कर चला जाएगा। गुलाब और सुंदर अमर और रंजीत से इस तरह बातचीत कर रहे थे जैसे वे सचमुच में पक्के धंधेबाज हों। गुलाब ने उनके साथ सेल्फी ली और एक दुकान पर बैठकर चाय नाश्ता भी किया। कुछ ही देर की बातचीत में वे सब एक दूसरे से घुल मिल गए। अमर ने बताया कि वह कल 11 से 12 बजे के बीच लड़की को यहाँ ले आएगा। लौटते समय गुलाब ने अमर को 1,000 रुपए थमा दिए। ये पैसे किस बात के, अमर ने पूछा। इन्हें ऐसे ही रख लो, इतनी दूर से आए हो, किराए भाड़े के लिए हैं। घबराओ मत, इन्हें मैं सौदे की रकम से नहीं काटूंगा। वह पैसे तो लड़की के मिलते ही तुम्हें हाथों हाथ दे दूंगा, गुलाब ने कहा। इसके बाद अमर और रंजीत मेट्रो से ही वापस चले गए। कांस्टेबल गुलाब ने विश्वास बनाए रखने के लिए उनसे यह भी नहीं पूछा कि वे कहां से आए हैं। अगले दिन दोपहर 1:30 बजे अमर ने फोन करके गुलाब से कहा, आप लोग गुड़गांव बस अड्डे पर आ जाइए। यहीं पर लड़की भी दिखा दूंगा और पैसे लेकर सौंप भी दूंगा। थाना प्रभारी ने कांस्टेबल गुलाब से पहले ही कह दिया था कि डील करते समय वह किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करेंगे। उनसे खरीदार की तरह ही बातचीत करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुलाब ने उस दिन गुड़गांव आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आज गुड़गांव नहीं आ सकते क्योंकि आज उन्हें अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना है। अगर ज्यादा जल्दी हो तो वे लड़की को लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ जाएं। कुछ देर सोचकर अमर ने कहा, ठीक है, आप लोग कल ही गुड़गांव आ जाइए। हाँ, यही ठीक रहेगा, गुलाब ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा। अमर सुनील कुमार ढाका और गुलाब से फोन पर दिन में कई बार बातें कर रहा था, लेकिन अगले दिन यानी 21 नवंबर को उनके पास अमर का कोई फोन नहीं आया। इससे थाना प्रभारी को आशंका हुई कि कहीं उसे उनके पुलिस होने की भनक तो नहीं लग गई। यदि ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर उसने किसी तरह लड़की कोठे पर पहुंचा दिया तो वहां लड़की को तलाश पाना मुश्किल हो जाएगा। वह गुलाब से इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे कि तभी 11 बजे के करीब अमर का फोन आ गया। उसने कहा, आप लोग गुड़गांव आ जाइए। मैं बस अड्डे के पास आपका इंतजार करूंगा। यहीं पर आप लड़की को देख लेना। थाना प्रभारी ने एसआई विजय, कांस्टेबल गुलाब और सुंदर को निर्देश देकर गुड़गांव भेज दिया। तीनों गुड़गांव पहुंच गए। रास्ते भर गुलाब अमर से फोन पर बातचीत करते रहे। जब वह वहां पहुंचे तो अमर और उसका साथी बस अड्डे के पास ही खड़े मिले। चूंकि वे गुलाब और सुंदर को ही जानते थे, इसलिए एसआई विजय बस अड्डे के पास एक दुकान पर खड़े हो गए। गुलाब ने अमर से लड़की के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह अभी उसे लेकर नहीं आया है। उसने मोबाइल फोन में लड़की के कुछ अन्य फोटो उन्हें दिखाए। इस बार उसके मोबाइल में लड़की के अलग अलग तरह के फोटो थे। उसने कहा कि वह लड़की को यहीं ले आता है, वे यहीं पैसे देकर लड़की को ले जाएं। लेकिन अभी हम पैसे नहीं लाए हैं। ऐसी बात थी तो पहले बता देते, हम पैसे लेकर आते। अब बताइए क्या करें, गुलाब ने कहा। करना क्या है, हम चाह रहे थे कि यह मामला आज ही निपट जाए, अमर ने कहा। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल निपट जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि लड़की को लेकर तुम दिल्ली आ जाओ। पैसे वहीं मिल जाएंगे। अगले दिन 22 नवंबर 2017 को अमर अपने दोस्त और उस लड़की को लेकर मेट्रो से दिल्ली के लिए निकल पड़ा। दिल्ली के लिए निकलने से पहले उसने गुलाब को फोन करके बता दिया। कांस्टेबल गुलाब ने यह बात थाना प्रभारी को बता दी। थाना प्रभारी ने एक पुलिस टीम बनाई जिसमें एसआई दिनेश कुंडू, एसआई सर्वेश, विजय, कांस्टेबल गुलाब, सुंदर, महिला कांस्टेबल मधु को शामिल किया।
गवाही के लिए वह किसी स्थानीय आदमी को साथ रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मोहम्मद हफीज उर्फ बबलू प्रधान से बात की और उसे अपनी टीम के साथ नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर ले गए। चूंकि अमर ने मेट्रो के गेट नंबर 4 के पास मिलने को कहा था, इसलिए उस गेट के आसपास सभी पुलिसकर्मी तैनात हो गए। दिल्ली पहुंचकर अमर ने गुलाब को फोन किया तो गुलाब अपने साथी सुंदर के साथ वहां पहुंच गए। वह अमर को पहचानते थे, इसलिए मेट्रो के गेट नंबर 4 के पास उन्होंने अमर को खड़े देखा तो वह उससे बड़ी गर्मजोशी से मिले। उन्होंने उसे 20,000 रुपए देकर बाकी के पैसे लड़की सौंपते समय देने को कहा। वहां अमर अकेला था। उसने लड़की को अपने साथी रंजीत के साथ वहां से थोड़ी दूरी पर खड़ी कर दिया था। अमर जल्द ही अपनी बकाया की रकम लेकर लड़की को उनके हवाले कर वहां से खिसक जाना चाहता था, इसलिए वह गुलाब को उस जगह ले गया जहां रंजीत के साथ लड़की खड़ी थी। लड़की को देखकर गुलाब ने अपने सिर को खुजाया। यह उनका इशारा था। इसके बाद थाना प्रभारी सहित उनकी टीम के सदस्य वहां पहुंच गए। उन्होंने अमर और उसके साथी को हिरासत में ले लिया। गुलाब और सुंदर को जीबी रोड कोठे का दलाल समझने वाले अमर और रंजीत को जब पता चला कि वे दलाल नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं तो उनके होश उड़ गए। जिस मनीषा नाम की लड़की को वे बेचने लाए थे, उसे महिला कांस्टेबल मधु ने अपनी हिफाजत में ले लिया। थाने ले जाकर जब अमर और रंजीत से पूछताछ की गई तो पता चला कि वे दोनों बिहार के रहने वाले थे और वह लड़की भी बिहार की थी। लड़की को अपने प्यार के जाल में फांसकर उसे रेड लाइट एरिया में बेचने की कोशिश करने की उन्होंने जो कहानी बताई वह बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। 24 साल का अमर मूल रूप से बिहार के सुपौल जिले के इरारी गांव के रहने वाले लक्ष्मण का बेटा था। इसी गांव के रहने वाले रंजीत शाह से उसकी अच्छी दोस्ती थी। अमर दिल्ली और गुड़गांव में पहले नौकरी कर चुका था। मई 2017 की बात है। अमर बिहार के मोतिहारी जिले में अपने एक जानकार के यहां आयोजित भोज में गया था। वहीं पर मनीषा से उसकी मुलाकात हुई। 15 साल की मनीषा खूबसूरत के साथ हंसमुख भी थी। वह भी परिवार के साथ उसी भोज में आई थी। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे से काफी प्रभावित हुए। उसी दौरान उन्होंने अपने फोन नंबर एक दूसरे को दे दिए। भोज से घर लौटने के बाद अमर के दिलो दिमाग में मनीषा ही घूमती रही। अगले दिन मन नहीं लगा तो उसने मनीषा को फोन लगा दिया। दोनों में औपचारिक बातें हुईं। इसके बाद उनके बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे बातों का दायरा बढ़ता गया और वह प्यार के बंधन में बंधते गए। दोनों ही एक दूसरे को इतना चाहने लगे कि उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया। इसके बाद योजना बनाकर दोनों 15 अक्टूबर 2017 को अपने अपने घरों से भाग निकले। 15 साल की मनीषा अपना घर छोड़कर मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई, जहां अमर अपने दोस्त रंजीत के साथ उसका इंतजार कर रहा था। मोतिहारी से तीनों दिल्ली आ गए। दिल्ली से मेट्रो द्वारा गुड़गांव पहुंच गए। चूंकि गुड़गांव से अमर और रंजीत अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए गुड़गांव सेक्टर 10 के शक्तिनगर में रह रहे अपने जानकार की मदद से एक कमरा किराए पर ले लिया। चूंकि अमर ने मनीषा से शादी करने का वादा किया था, इसलिए अपने ही कमरे में दो दोस्तों के सामने उसने मनीषा से शादी कर ली। अग्नि के फेरे लगाकर पर मनीषा की मांग में सिंदूर भर दिया। इसके बाद दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। शादी के बाद अमर ने मनीषा को बताया कि वह शादीशुदा तो है ही, उसका एक बच्चा भी है। इस पर मनीषा ने हैरानी से कहा, तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? तुमने कभी पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन तुम परेशान मत हो, भले ही मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। पहली पत्नी से मेरा एक बच्चा है। एक बच्चा मैं तुमसे चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूंगा, अमर ने कहा। मनीषा बिना सोचे समझे ऐसा कदम उठा चुकी थी जो उसके लिए नुकसानदायक साबित हुआ था। वह अमर से शादी कर चुकी थी, इसलिए घर वापस जाना उसने जरूरी नहीं समझा। लिहाजा उसने तय कर लिया कि अब चाहे जो भी हो वह अमर के साथ ही रहेगी। आगे जो होगा देखा जाएगा।
वह अमर के साथ हंसी खुशी से रहने लगी। 15 से 20 दिनों बाद अमर का मनीषा से मन भर गया। अब मनीषा उसे गले की हड्डी लगने लगी। वह उससे छुटकारा पाना चाह रहा था। इस बारे में उसने दोस्त रंजीत से बात की। उसे अकेली छोड़कर वह जा नहीं सकता, क्योंकि बाद में मनीषा द्वारा पुलिस से शिकायत करने पर उसके फंसने की आशंका थी। अगर वह उसकी हत्या कर देता तो भी उसके जेल जाने की आशंका थी। ऐसे में रंजीत ने उसे कोठे पर बेचने की सलाह दी। कोठे पर जाने के बाद कोई भी लड़की बाहर नहीं आ सकती और इसमें उन्हें अच्छी खासी रकम भी मिल जाती। दोस्त का यह आइडिया अमर को पसंद आ गया। उन्होंने जीबी रोड के कोठों का नाम सुना था। वे उसे दिल्ली के जीबी रोड के किसी कोठे पर बेचना चाहते थे। वे ऐसे किसी दलाल को नहीं जानते थे जो उनका यह काम करा देता। वे सीधे कोठे पर यह सोचकर नहीं जा रहे थे कि सौदा न पटने पर कहीं कोठे वाली पुलिस से पकड़वा न दे, लिहाजा वे मनीषा को कोठे पर बेचने का कोई और तरीका खोजने लगे। आजकल ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन है जिन पर इंटरनेट का खूब प्रयोग होता है। इस स्मार्टफोन ने लोगों को स्मार्ट बना दिया है। उन्हें कोई भी जानकारी चाहिए, झट गूगल पर सर्च करने बैठ जाते हैं। रंजीत के दिमाग में जाने क्या आया कि वह गूगल पर सेक्स से संबंधित साइट्स खोजने लगा। इसके बाद उसने यूट्यूब पर जीबी रोड रेड लाइट एरिया से संबंधित वीडियो देखी। एक वीडियो में जीबी रोड के कोठों के अंदर के दृश्य भी दिखाए गए थे। वीडियो देखते देखते रंजीत की नजर दीवार पर लिखे एक फोन नंबर 8,75,08,70,424 पर गई, जहां लिखा था कि कोई भी समस्या या शिकायत इस नंबर पर करें। यह फोन नंबर दिल्ली के कमला मार्केट थाने के थाना प्रभारी का था। यह फोन नंबर मध्य जिला के डीसीपी ने इस आशय से जीबी रोड के कोठों पर लिखवाया था कि किसी जरूरतमंद लड़की से जबरदस्ती धंधा कराए जाने पर वह इस नंबर पर शिकायत कर सके। रंजीत को यह जानकारी नहीं थी कि यह नंबर पुलिस का है। उसने सोचा कि यह कोठे के संचालक का होगा। दोनों दोस्तों ने तय कर लिया कि इस फोन नंबर पर बात करके वे मनीषा को बेचने की कोशिश करेंगे। रंजीत ने अमर को यह बात पहले बता दी थी कि मनीषा का सौदा जितने रुपयों का होगा उसमें से 1 लाख रुपए वह लेगा। इन रुपयों को खर्च करने का प्लान भी उसने बना लिया था। रंजीत ने तय कर लिया था कि वह कोई पुरानी कार खरीदकर अपने घर ले जाएगा। इसके बाद अमर ने उसी नंबर पर फोन किया। जैसे ही अमर ने पूछा कि आप जीबी रोड से बोल रहे हैं, तो थाना प्रभारी सुनील कुमार ढाका ने हाँ कह दिया, क्योंकि इससे पहले भी उनके पास ऐसी कई कॉल आ चुकी थीं। उन्होंने अमर से ऐसे बात की जैसे वह किसी कोठे के संचालक हो। उनकी इसी समझदारी पर मनीषा कोठे पर बिकने से बच गई। उन्होंने अमर और रंजीत के खिलाफ भादंवी की धारा 120B, 363, 366A, 376, 370 और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्हें गिरफ्तार कर 23 नवंबर 2017 को न्यायालय में महानगर दंडाधिकारी कपिल कुमार के समक्ष पेश कर 1 दिन का रिमांड लिया। रिमांड अवधि में पूछताछ करने के बाद उन्हें फिर से 24 नवंबर को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मनीषा को चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी भेज दिया। थाना प्रभारी के इस कार्य की पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक, डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा ने भी सराहना की है। उन्होंने इसे एक सच्ची समाज सेवा बताया। मनीषा बिहार के मोतिहारी जिले के लौकी थाना क्षेत्र की थी, लिहाजा थाना प्रभारी सुनील कुमार ढाका ने इंटरनेट से मोतिहारी के एसएसपी ऑफिस का नंबर हासिल किया। फिर उन्होंने एसएसपी ऑफिस से थाना लौकी का फोन नंबर लिया। वहां के थाना प्रभारी रामचंद्र चौपाल को उन्होंने मनीषा के बरामद होने की सूचना दी, तो उन्होंने बताया कि मनीषा एक गरीब परिवार की है। घर वालों ने उसके भाग जाने की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई थी। बहरहाल थाना प्रभारी रामचंद्र चौपाल ने मनीषा के घर वालों को मनीषा के दिल्ली से बरामद होने की जानकारी दे दी। कथा संकलन तक मनीषा के घर वाले दिल्ली नहीं पहुंच सके थे। मामले की जांच थाना प्रभारी सुनील कुमार ढाका कर रहे हैं। जीबी रोड के कोठे में लिखे इस फोन पर भले ही किसी शोषिता ने पुलिस से शिकायत न की हो,
पर इस नंबर ने एक लड़की को शोषित होने से जरूर बचा लिया। देश भर के सभी रेड लाइट एरिया में यदि स्थानीय पुलिस के नंबर इसी तरह प्रसारित किए जाएं, तो और भी तमाम लड़कियां देह व्यापार के धंधे में जाने से बच सकती हैं।